Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो ऑनलाइन कक्षा में आप सबको प्यार भरा नमस्कार। पिछली कक्षा में दूसरा लेसन समाप्त कर चुके। आज जो हम लेने जा रहे हैं जो है बहुत ही सुंदर और व्यंग्य कलाकृति है, उनके बारे में आज सुनने जाएंगे। वो जो पाठ है निंदा रस, और निंदा रस के जो लेखक है हरिशंकर परसाई जी। इन्होंने व्यंग्य और हास्य रचनाओं को ही बहुत अच्छी तरह से रचना करते हैं और इसमें ही इन्होंने निपुण पाए हैं। आपको याद होगा आपकी 10वीं कक्षा में जो है ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ हास्य टाइप में था, तो वो था हास्य रचना। ये जो है व्यंग्य रचना है। तो यहाँ पे निंदा रस के बारे में जानने से पहले निंदा का अर्थ हम लोग जानना जरूरी है। निंदा का अर्थ है बुराई। निंदा का अर्थ होता है बुराई, और जो रस है उसका जो अर्थ है आनंद। निंदा का अर्थ है बुराई और जो रस का अर्थ होता है आनंद। तो क्या होता है इसका मतलब? बुराई करने से आनंद मिलता है। जो बुराई करता है उसे आनंद मिलता है, इसके लिए एक पाठ दिया गया है। तो हरिशंकर परसाई जी ये व्यंग्य कलाकृति को करने में निपुण है। तो हरिशंकर परसाई जी के बारे में जानना जरूरी है। परिचय के तौर पर हम हरिशंकर परसाई जी के बारे में देखेंगे। सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्य साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जमानी नामक स्थान में 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। प्रारंभ से लेकर स्नातक स्तर तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। तदुपरांत नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन्होंने किए। आपने खंडवया में 6 माह तक अध्यापन कार्य किया तथा सन 1941 से 1943 ईस्वी तक 2 वर्ष जबलपुर में साइंस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य किया। आप अध्यापन कार्य में कुशल थे। अध्यापन कार्य मतलब पढ़ाने में बहुत ही निपुण थे। परसाई जी नियमित रूप से साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्रिकाओं के लिए अपनी रचनाएं लिखते रहे। आपका निधन 10 अगस्त 1995 में ईस्वी में हुआ। प्रमुख रचनाएं कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परख, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज़, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये इनकी निबंध संग्रह है। जो निबंध, ये जो निंदा रस, आप जानते होंगे कि सोचेंगे कि निंदा रस इस पाठ में क्या रहेगा, क्या होगा, क्योंकि ये हमारी रोज़ की कहानी है। रोज़ एक को देख के एक के बुराई करते ही रहते हैं। तो इस पाठ में जो आता है व्यंग्य कलाकृति जो है, लेखक ने पात्रों को नहीं दिया है। पात्र चित्रण केवल वर्णों से किया है। पात्र परिचय केवल वर्णों से किया है। केवल पात्र परिचय वर्णों से मतलब क्या है? जो एक का और ग, 2 व्यक्तियों को लिया है। का और ग व्यक्ति को लिया है। इन्होंने यहाँ पे नाम नहीं बताया, पात्र परिचय नहीं किया है। वर्णों को लेकर उन्होंने क्या है
विषय को यहाँ पे दिए हैं। तो का भी क्या है, का जो है लेखक का मित्र है और गा भी क्या है, लेखक का ही मित्र है। तो का और ग को संबोधित करते हुए इन्होंने ये पाठ का चयन किया है। तो यहाँ पे देखिए, प्रस्तुत व्यंग्य रचना निंदा रस एक सुंदर कलाकृति है। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते हैं। कुछ लोग अपने स्वभाव वश अकारण ही निंदा करने में रस लेते रहते हैं तथा कुछ लोग अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं। ऐसे निंदकों पर हरिशंकर परसाई जी ने करार प्रहार किया है। मनुष्य के सहज गुण निंदा करने की आदत से परिचित कराने तथा अपने आप को यथासंभव उससे दूर रखने के उद्देश्य प्रस्तुत रचना चयनित किया है। तो मैंने पहले ही कहा है, तो क्या है, निंदा करना एक व्यक्ति का स्वभाव है। थोड़े लोगों को क्या है, स्वभाव वश अकारण रहता है, करते रहना ही उनको मज़ा आता है। ईर्ष्या भाव या जलस से थोड़े लोग निंदा करते हैं। तो और क्या है, कुछ अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए, मैं ही बड़ा दिखना चाहिए, मेरे सिवा और कोई नहीं रहना चाहिए, ये बताने के लिए भी बुराई चुनते रहते हैं या निंदा करते रहे। बुराई मतलब केट्टदु, बैड। ये जो है रस मतलब आनंद, संतोष। जो क्या, बुराई केट्ट और आनंद मतलब संतोष, ये जो दो मिला के बुराई करने के लिए दिया है निंदा रस। अब जो हम पाठ का विस्तार देखेंगे। का कई महीने के बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे लेखक पात्रों का नाम नहीं दिया, केवल इन्होंने वर्णों को दिया है। का और गा, दो ही अक्षरों को दिया है, का और गा। ये लेखक का मित्र अभी कौन है, का, जो है सुबह कई महीने के बाद लेखक के घर में आ गया है। तो लेखक सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था। तो सुबह सुबह उठने के बाद हर एक व्यक्ति भी क्या करते हैं, ज़्यादातर जिसके घर में पेपर रहता है, न्यूज़पेपर, अखबार, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। थोड़े लोग को आदत रहता है कि टीवी डाल के न्यूज़ सुनना या पेपर ज़रूरी ज़्यादातर देखते। ये लेखक हरिशंकर परसाई जी भी सुबह सुबह क्या करते थे, अखबार पढ़ते थे चाय पीते पीते, और तूफान की तरह कमरे में घुसे। कौन घुसे, का नाम का मित्र तूफान की तरफ बहुत ही स्पीड में आके घर के अंदर घुस गए और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं के जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। तो क्या है, आके जकड़ लिए मतलब क्या है, आके पकड़ लेना। धृतराष्ट्र के जैसा, धृतराष्ट्र की जकड़ मतलब धृतराष्ट्र बचपन से ही अंधे थे। तो महाभारत के युद्ध में भीम को क्या है, धृतराष्ट्र बुलाता है, भीम को बुला के कहता है, कहाँ है भीम, आ बेटा तुझे कलेजे से लगा लूँ। तो भीम को बुलाता है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधा था। तो महाभारत की कहानी में तो यहाँ पे कृष्ण क्या करता है, भीम उसे जाने के लिए मना करता है, क्योंकि वो इतना जकड़ता है कि उसकी भुजाओं पर बहुत शक्ति रहती है धृतराष्ट्र के। इसलिए कृष्ण भीम को धृतराष्ट्र के पास जाने के लिए नहीं देता है। तो धृतराष्ट्र का जो धृतराष्ट्र की जकड़ मतलब क्या है, जन्मांध धृतराष्ट्र की भुजाओं में बड़ी शक्ति थी, उसके भुजा में बहुत शक्ति थी। इस कारण कृष्ण ने भीम को धृतराष्ट्र के सामने जाने के लिए नहीं देते। इसके बदले में क्या करता है, पुतला, स्टैचू जो बना था भीम का, वो स्टैचू वो धृतराष्ट्र के सामने भेजता है। धृतराष्ट्र क्योंकि अंधा था, धृतराष्ट्र से उस पुतले को जकड़ लेता है, आलिंगन करता है, पकड़ लेता है। तो क्या होता है, वो सब पुतला थोड़ा बहुत क्या है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, चूर चूर हो जाता है पुतला, उतना वो समेट के लेता है, लेने के कारण चूर चूर हो जाता है वो पुतला। इसलिए कृष्ण भीम को नहीं भेजता है धृतराष्ट्र के पास।
अगर जकड़ने के लिए या आलिंगन करने के लिए नहीं भेजता है, क्योंकि वो ना कुछ धृतराष्ट्र कर ही लेगा, इस वजह से वो धृतराष्ट्र के पास जाने के लिए नहीं देता है। ये तो था महाभारत के इसमें आया है। तो यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी याद करते हैं धृतराष्ट्र को, जैसे ये का मित्र आके उन्हें बहुत से जकड़ लेता है, जैसे कि धृतराष्ट्र भीम को जकड़ने के लिए पुतले का प्रयोग किया था, वैसे ही हो गया। इतना टाइट, उतना घट से जकड़ने से या आलिंगन करने से पुतला ही चूर चूर हो गया था। तो भीम को भेजेंगे तो भी ऐसे ही होता है, क्योंकि उसके भुजाओं में उतना ताकत था, शक्ति था, इसके लिए वो नहीं भेजा था कृष्ण। और इसी प्रकार यह धृतराष्ट्र की ही जगड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी जकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणाघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। तो क्या है, तो वहाँ पे कृष्ण, मैंने पहले कहा था कृष्ण भीम को भेजता नहीं है, क्योंकि जकड़ेगा तो कुछ ना कुछ भीम को इफेक्ट, प्रॉब्लम आ ही जाएगा, इसलिए वो भीम का पुतला बना के धृतराष्ट्र के सामने खड़ा कर देते हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था तो दिखाई नहीं देता था, तो उसको समेटता है, तब सोचता है मेरा ही भीम है, सोच के वो उसको पुतले को बहुत ही आलिंगन करता है और पुतले को चूर चूर कर देता है, क्योंकि वो असली प्यार नहीं था, स्नेह असली नहीं था। उसी प्रकार ये लेखक का मित्र भी ऐसे ही स्नेहपूर्व भाव से वो जकड़ता नहीं है। ऐसे जैसे कि धृतराष्ट्र ने किस प्रकार जकड़ा था, उसी प्रकार ये भी कर रहा है। ये क्या है, बहुत ही दिखावटी प्रेम था, इसका जो प्रेम का दिखावटी प्रेम था। मैं ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं। ऐसा जो चांस रहता है, मौका मिलता है, तब क्या करना है, ऐसे ही लोगों के सामने पुतले को ही रखना बराबर है। ये असली में प्यार का नाटक कर रहे हैं, प्यार से नहीं, वो क्या है, जकड़ नहीं लेते, प्यार आलिंगन नहीं कर रहा है, तो क्या है, दिखावटी प्रेम कर रहा है। का नामक का मित्र प्यार से नहीं कर रहा था, इसके लिए अंकवार में दे देते हैं। क्या है, उन्हें हृदय से या गोद से या हृदय से उन्हें उतना आलिंगन नहीं कर रहा है, नाम के वास्ते वो गले मिल रहा है। हम अलग खड़े देखते रहते हैं, कहाँ से क्या मैं गले मिला, क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया, हरगिज नहीं। तो मैं भी क्या किया, इन्होंने यहाँ पे पुतला रेडी नहीं किया था, लेखक हरिशंकर परसाई जी ने यहाँ पे पुतला नहीं रेडी किए थे, इन्होंने गले मिला, लेकिन थोड़ा सा मिलके बाहर आ गए, थोड़ा ऐसे नाम मात्र के लिए गले मिले, आलिंगन किए। लेकिन महाभारत में जो है, कृष्ण ने पुतले को रेडी करके रखा था, बनाया था, और धृतराष्ट्र के मिलने के लिए ये पुतले को ही भेजा था, भीम को नहीं भेजा था, क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए भेजा था। यहाँ पे पुतला हरिशंकर परसाई जी ने, लेखक ने नहीं बनाया था, लेकिन इन्होंने आलिंगन किया, जकड़ लिया दोस्त को, लेकिन उतना जोर से जकड़ने के लिए नहीं दिया, क्योंकि ये दिखावटी प्रेम करता है मेरा दोस्त, इसके लिए यहाँ पे ये दिया। मैंने हरगिज नहीं उन्हें जकड़ने दिया या आलिंगन करने नहीं दिया, मैंने अपना पुतला ही उसे दिया, जस्ट जाके उसको गले से मिला, सीधा आ गया, पुतला के जैसे ही मैंने भी किया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। मैंने पहले ही सोचा था, मैं जो व्यक्ति से आलिंगन कर रहा हूँ, जकड़ रहा हूँ, मिल रहा हूँ, वो जो है धृतराष्ट्र के बराबर का ही व्यक्ति है, का जो व्यक्ति है, का जो मित्र है, धृतराष्ट्र के समान ही है। धृतराष्ट्र और मेरा जो दोस्त है का, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, भेद नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा ही उससे जाके स्नेहपूर्व से गले लगा, उतने जोर से नहीं मिला। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि का अपनी ससुराल आया है और गाय के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। तो क्या है, पिछली रात को आया है का मित्र
कभी आया है? पहले दिन आके शाम पे आया है और कहाँ पे बैठा था? गा मित्र के साथ बैठा था। का आया था और गा मित्र के साथ बैठा था और किसके बारे में बात कर रहा था? कि लेखक हरिशंकर परसाई जी के बारे में ही बुराई करते बैठा था, निंदा करते बैठा था। तो पहले दिन ही आया था, लेकिन शाम को आया था गा मित्र के साथ जाके हरिशंकर परसाई जी के बारे में, लेखक के बारे में ही निंदा करते बैठा था। ये कितने घंटे तक? 2-3 घंटे तक उसके बारे में बुराई, निंदा, हियाहिस्ता बोलते बोलते रहता था। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन का चुपचाप खिसका दिया और निस्नेह कटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। तो मुझे पता था कि लेखक को पता था कि कल वो आया है, कल शाम पे आया है और गा मित्र से बातें करके मेरी पूरी तरह से क्या किया है? निंदा करके आया है। वहाँ गा के पास जाके, गा भी मेरा ही मित्र है, मुझे न्यूज़ मिला था, उसके पास जाके मेरे बारे में अच्छा बुरा सब कुछ बोल के आया है। इसलिए मैं उसे अपने मन से, अपने दिल से क्या है? गले नहीं लगाया। और भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से चिपटाए हैं। तो क्या है? इसका जो व्यक्तित्व सब देखने से पता चलता है कि एक नागफनी की तरह कलेजा है इसका। नागफनी का मतलब क्या है? एक प्रकार का कैक्टस है, पौधा है। तो क्या है? इसमें बहुत सारे कांटे लगते, जब इसका आलिंगन करेंगे तो कांटा सब हमें लग जाता है। इस प्रकार मैंने उसे थोड़ा ही गले मिल लिया था। किसने? हरिशंकर परसाई जी ने। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्या है? छल का धृतराष्ट्र, धोखे का धृतराष्ट्र था, धोखाबाजी वाला धृतराष्ट्र था, अंधा था, फिर भी क्या है? उसके मन में कपट था, धोखा था। वैसे वाला आलिंगन भीम को करने के लिए तैयार है, भीम को आलिंगन करने के लिए तैयार है, लेकिन कृष्ण ने मना किया था। लेकिन मुझे यहाँ पे आलिंगन करने के लिए कोई भी मना नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे दोस्त का या मित्र का के बारे में मुझे मालूम है, कल शाम पे आया है और सब कुछ मेरे बारे में गा से कहा है, ये सब मुझे पता है। एक कपट है, मेरा भी दोस्त कौन है? धोखाबाजी है, कपट है, जैसे कि धृतराष्ट्र जैसा ही इसका स्वभाव है। वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है। तो मेरा दोस्त ये जो कहा है और एक्टिंग करने में, अभिनय करने में पूरा है, उसमें एक्सपर्ट है। एक्टिंग करने में ये जो का जो मित्र है बहुत ही एक्सपर्ट है। उसके आंसू भर नहीं आए, बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। तो कभी कभी हमें बहुत सालों से, महीनों से मिलने के बाद बहुत इतना जाने जिगर दोस्त रहता है, तो हम मिलने पर क्या है? आंखों में आंसू आ जाता है, बात करने के लिए आवाज़ ही नहीं निकलता, उतना हर्षोल्लास हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं हम बात करने के लिए। बहुत सालों से, ज़माने से हमें मिलेंगे तो हमें ऐसे भावना आती है। लेकिन ये जो जो मित्र है उसमें ये कुछ भी हर्षोल्लास या संतोष की भावना या आंखों में ये क्या हंसी की या खुशी की आंसू दिखाई नहीं पड़े लेखक हरिशंकर परसाई जी को। और वह गहरी आत्मीयता की जगड़ नयनों से झलकता वह असीम स्नेह और वह स्नेह सिक्त वाणी, ये भी क्या है? प्रेम में डूबी वाणी या क्या है? झलकता हुआ, नयनों से झलकता वह असीम स्नेह, आंखों में पानी आने का प्यार भरा संदेश और वह स्नेह सिक्त वाणी, स्नेह सिक्त मतलब स्नेहपूर्व आवाज़, प्यार भरा आवाज़, प्यार से बात करने की जो कुछ भी है उसमें चेंजेस दिखाई नहीं दिया मुझे। बोला अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। कहानी कहता है, बहुत प्यार से कहता है कि लेखक के पास, मैं अभी सुबह की गाड़ी से उतरा, सुबह ही मैं आ गया आपके पास मिलने के लिए और एकदम तुमसे मिलने चला आया, डायरेक्ट मैं आपके पास आके मिलने के लिए आ गया। उसे जैसे आत्म का एक खंड और दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है,
किस प्रकार मैं इतने अर्जेंट में, इतने उतावले में रहता हूँ कि आपसे मिलने के लिए मुझे बहुत इंतज़ार में था। मैं एक खंड से दूसरे खंड, मतलब क्या है, जान का टुकड़ा है तू मेरा। तो लेखक को कहते हैं मैं मुझे आप जो है जान के टुकड़े के जैसा है, इसलिए मैं गाड़ी से उतरा, सीधा आपके घर आया और मैं क्या है आपको समेटने के लिए, जकड़ने के लिए या आलिंगन करने के लिए आया। मैं आपको देखने के लिए तरस रहा था। ऐसे कहता है काम मित्र। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने का आतुर रहता है, एक दिल दूसरे दिल को देखने के लिए या एक मुंह दूसरे मुंह को देखने के लिए आतुरता रहता है कि मन में रहता है कैसा हो गया है मेरा दोस्त, कैसे रहेगा मेरा दोस्त, कुछ चेंजेस रहेगा। ऐसे वो क्या है मिलने के लिए तन्मयता से वो वहाँ पे वेट कर रहा था। इस प्रकार उसने सोचा कि गाड़ी से उतर के सीधा अपने मित्र के पास आ पहुँचा। आते ही झूठ बोला कमबख्त। लेखक कहते हैं लेखक को पता था कल शाम में आया है और गा के घर में जाके बैठा है, शाम को जाके बैठा है और सारा दिन सारा रात 2 से 3 बजे तक वो हरिशंकर परसाई जी के बारे में ही निंदा करते बैठा है। ये उसे ऑलरेडी न्यूज़ मिला था, लेकिन ये आके लेखक से कहता है मैं आपको देखने के लिए उतना उतावला था कि गाड़ी से सीधा आपके घर ही आ गया और आपको समेटने के लिए मैं इंतज़ार में था। मुझे मेरी आंखें देखने के लिए, आपको देखने के लिए तरस रही थी, इसलिए मैं वहाँ पे आ गया, आपके वहाँ घर पे आ गया। ऐसे वैसे लंबा चौड़ा कहानी बनाता है। लेकिन कहता है लेखक ये कमबख्त आते आते ही झूठ बोला। कमबख्त क्या है, दुष्ट, आते आते ही झूठ बोलने लगा है। उस लेखक को पता है कल ही आया है, लेकिन इसने बताता है आज सुबह की गाड़ी से आया है। लेकिन लेखक कहते हैं आते ही झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया मेरा दोस्त। कल का आया है, यह मुझे मेरा मित्र बताया गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका ना रहा हो। तो क्या है, ये झूठ बोलने से क्या फ़ायदा है? सीधे सीधे कल बता सकता था ना, कल ही आया हूँ, मेरे दोस्त के घर पे वहाँ शाम पे बैठा था, वहाँ पे था, ऐसे वैसे बता सकता था ना। लेकिन ये काम मेरा मित्र नहीं बताया। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। क्या है, कुछ लोग निर्दोष मिथ्यावादी, जो क्या है मिथ्यावादी, झूठ बोलने का ही उनको अभ्यास रहता है, आदतन ही रहता है, झूठ बोलते ही रहना, एक झूठ के साथ पीछे 1000 झूठ बोलते रहना इनका काम रहता है। सच कभी नहीं बोलने वाले रहते हैं। थोड़े लोग क्या है सच बोलते हैं, झूठ बोलेंगे तो दिल घबराता है, घबराहट आ जाता है, झूठ बोलने के बाद पछताना पड़ता है, ये सब पता चलता है। लेकिन थोड़े ऐसे लोग रहते हैं उनके मुंह में सदा झूठ ही निकलता है, झूठ के सिवा कुछ भी, झूठ से वो क्या है डेरी, झूठ से पार होके आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति भी रहते हैं। और झूठ बोल के क्या है दिल को तसल्ली देने वाले भी, तसल्ली पहुंचाने वाले लोग भी रहते हैं। अलग अलग व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं। निर्दोषी मिथ्यावाद, आदतन मिथ्यावादी रहते हैं और प्रकृति के अनुसार, जो प्रकृति में पले हुए लोगों के अनुसार क्या है झूठ बोलने का आदत बना के रखते हैं। ऐसे झूठ बोलने वाले लोग बहुत तरीके से रहते हैं। केवल थोड़े लोग ये झूठ बोलते ही नहीं है, थोड़े लोग संदर्भ के अनुसार झूठ बोलते हैं, मौका देख के ही झूठ बोलते हैं। थोड़े लोग को क्या है हर एक बात में झूठ बोलते जाने का ही आदत रहता है, सच बोलने का आदत ही नहीं रहता। लेकिन थोड़े लोग को झूठ बोलेंगे तो क्या है दिल धड़कने लगता है, सोचने लगता है मैंने झूठ बोला, ऐसे दिल में आ जाता है। ये अलग अलग तरीके के झूठ बोलने के लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं। उनके मुख से निष्प्रयोजन झूठी ही निकलता है। क्या है निष्प्रयास, क्या है प्रयत्न नहीं करने के बिना निष्प्रयास, कुछ भी फायदे का नहीं है, इस प्रकार उन्होंने झूठ बोलते हैं। निष्प्रयोजन, क्या बिना कार्य या प्रयोजन नहीं है, बोलने से कुछ फायदा ही नहीं है, लाभ भी नहीं है, तो लाभ नहीं है या नुकसान भी नहीं है, वैसे बोलने वाले झूठ बोलने वाले रहते हैं। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, लेखक कहते हैं उनके ही रिश्तेदार संबंधी, तो क्या है रिलेशन में एक व्यक्ति है, क्या वो व्यक्ति क्या है, वे अगर बम्बई या मुंबई जा रहे हैं
और उनसे पूछे तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। तो मुंबई के लिए रेडी हो गए तो पूछेंगे तो कहाँ पे जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं क्या पूछेंगे तो वो बोलते हैं क्या है, कलकत्ता कहते हैं। तो इसी प्रकार दूसरे भी रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो हम लोग देखते हैं तो लिखते रहता है, तो हम जाके पूछते हैं क्या बेटा लिखते बेटा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ऐसे भी बोलने वाले लोग रहते हैं। क्योंकि वो जो फ़ोन में बात करते रहते हैं तो क्या है, क्या फ़ोन में बिजी हो आप, तो दिखाई देता है, फिर भी हम क्या करते कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये फ़ोन में बिजी हो या नहीं, तो कुछ भी काम करते रहते हो या सोते रहते हो, सोते रहते हैं, तो हम जाके पूछते क्या आप सोए हैं, तो दिखाई देता है वहाँ पे सो के है, लेकिन हमारे मुंह में एक वर्ड आता है कि आप सो रहे हैं क्या, ऐसे वर्ड आता है। इसके लिए इनके जो रिश्तेदार थे, प्रेम ये जो है हरिशंकर परसाई जी के रिश्तेदार थे, वो भी वैसे ही निकले हैं कहाँ पे, कलकत्ता। अगर हम पूछेंगे तो मुंबई जा रहे हैं क्या पूछेंगे तो नहीं नहीं मुंबई नहीं, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, ये उनके मुँह से वर्ड आता ही नहीं, आवाज़ आता ही नहीं, वो बोलते नहीं नहीं मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, ऐसे बताते हैं। ऐसे भी लोग रहते हैं। का भी बड़ा निर्दोष, ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती, का भी बड़ा निर्दोष, सहज, स्वाभाविक मिथ्यावादी है। इसी प्रकार मेरा ये जो दोस्त है का, वो भी वैसे ही है, बहुत ही झूठा मित्र है मेरा। कौन कहते हैं, लेखक कहते हैं। वह बेटा कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने गा की निंदा आरंभ कर दी। थोड़ा टाइम तक उनके घर में रहा, बैठा, तो बैठने के लिए कहते हैं, हरिशंकर परसाई जी ने बैठने के लिए कहते हैं कब आए, कैसे हो, ऐसे पूछते हैं, वगैरह एक्सेट्रा सब पूछते हैं। तब ये जो का जो रहता है, वह मित्र का जो मित्र है वो क्या है, गा का निंदा करने शुरू कर देता है लेखक के सामने। ये जो गा के बारे में क्या है, निंदा करने के लिए शुरू करता है। तो वहाँ पे गा के पास जाके लेखक के बारे में कहा था, निंदा किया था। तो यहाँ पे क्या है, लेखक के पास गा के बारे में निंदा करते बैठा है, निंदा करना आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है वे सब गा पर आरोपित करके उसके ऐसे साड़े काले तारकों से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर काम फूटा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी गा के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। तो क्या है, चारकोल के जैसे ही काले लकीर मेरे कल जाके मेरे बारे में ऐसे ही काले लकीर मुंह पे, जो कहते हैं कभी कभी हम लोग कहते हैं मुंह काला कर दिया, तो ऐसे अर्थ यहाँ पे आता है, जो मुंह काला करने के जैसे उन्होंने वहाँ पे गा के पास जाके का ने बहुत सारे हरिशंकर परसाई जी के बारे में कहा था। तो 2-3 घंटे बैठ के बातचीत करके, तो सारे 2-3 घंटे फुल क्या उन्होंने हरिशंकर परसाई के बारे में ही निंदा की। अब जो है गा के बारे में यहाँ बैठ के क्या है, हरिशंकर परसाई जी के लेखक के पास बोलते बैठा है, जैसे कि जो है मुंह काला करने के जैसे विचारों को बताते जाता है। तब लेखक कहता है शायद मेरा दोस्त का कल भी मेरे बारे में ऐसा ही गा के पास बोला होगा, आज गा के बारे में यहाँ पे मेरे पास बोल रहा है, वैसे सोचता है। सुबह की बातचीत में ग प्रमुख विषय था, फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को 4-6 वाक्यों में धराशायी करके वह बढ़ लेता है। तो क्या है, कल सुबह से ही बैठे बैठे गा के बारे में ही निंदा करते करते बैठा है, वो ऐसे ऐसे वो सब कुछ बोलने के लिए सुबह से ही गा के बारे में ही निंदा की बातें ही करते ही बैठा था। तो का को कुछ काम नहीं है, निंदा करना ही उसका काम है, लेकिन ये आज मेरे पास आया है, लेखक के पास आया है, तो गा के बारे में ही सुबह से लेकर निंदा के ही बातें करते रहा। अद्भुत है यह मेरा मित्र। तो लेखक कहता है ये वहाँ जाता है मेरे बारे में कहता है, यहाँ आता है उसके बारे में निंदा करते रहता है। ये मेरा विचित्र दोस्त है, मित्र है, और उसके पास दोषों का कैटलॉग है। क्या है, हमारे पास जो क्या है, फोटोग्राफी अलग अलग टाइप के कैटलॉग रहते हैं, लेकिन ये जो मेरा मित्र है उसके पास दोषों का ही कैटलॉग रहता है। कैटलॉग बना के रखा है, बुक टाइप में बना के रखा है सारा, उसमें क्या है, पूरा बुक में पूरा है दोष। दोष क्या है, खराबी वाक्य है ही है, दोष ही है उसमें। और कैटलॉग है, आपको एग्जाम में पूछते हैं कि कैटलॉग बना रखा है। मैंने सोचा कि जब वह
हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथों विरोधियों की गत इसके हाथों में कर लूं। तो क्या है, अभी आ ही बैठा है, मेरे सामने ही बैठा है निंदा करने का व्यक्ति जो काम मित्र है। मेरे जितने भी द्वेष पर्सन है, व्यक्ति है, द्वेष करने वाले लोग हैं, मुझे इनकार करने वाले, मेरे से बनता नहीं वैसे लोग हैं मेरे पास, मेरे साथ में, उन लोगों के बारे में मैं पूछूंगा मेरे दोस्त के पास तो क्या बोलता है देखूं। ऐसे सोच के लेखक ने उनके जो दुश्मनी है, द्वेष है, उन लोगों के बारे में पूछताछ करते जाते हैं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया, मेरा अगेंस्ट, मुझे पसंद नहीं है वैसे लोगों के बारे में मैंने पूछता गया अपने मित्र से, तो वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्टा खिसकता जाता है, वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। तो लेखक क्या करते हैं, अभी मौका अच्छा मिला है कि क्या निंदा के बारे में कैटलॉग बना के रखा है, निंदा के बारे में बहुत कुछ बोलेगा, तो मेरे जो है व्यक्ति विरोधी है उनके बारे में एक एक करके पूछते जा रहा, तो एक एक करके पूछते जाता है लेखक, तो वो बोलते जाते हैं विरोधी व्यक्तियों के बारे में, ऐसे निंदा करते वैसे निंदा, ये व्यक्ति ऐसा निंदा करता है, ये व्यक्ति वैसा निंदा करता है। जो नाम विरोधियों का नाम लेखक बोलते जाता है उसके बारे में एक का बोलते जाता है। जैसे कि मशीन में जो है लकड़ी का लट्टा खिसकता है, जो क्या है बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा रहेगा, अगर उसको दो भाग करना है या उसको काट के छोटा छोटा बनाना है तो क्या मशीन के अंदर डालेंगे तो क्या है वो मशीन कट करते आगे जाता है, पीस करके दे देता है। उसी प्रकार मेरा दोस्त भी मेरे जो विरोधियों के बारे में, जैसे कि मशीन में लकड़ी डालने से दो भाग करते जाता है, उसी प्रकार मेरे विरोधियों के बारे में क्या है निंदा के बारे में बहुत लंबा ही लिस्ट बना के मुझे दे दिया। जैसे कि मानो कैसा आनंद था, ये जो निंदा करते बात करते चला रहा था कि मुझे इतना आनंद मिला कि हम दोनों एक हो गए, और लेखक और का मित्र दोनों एक हो गए। वो भी निंदा कर रहा था और मेरे विरोधियों के बारे में मैंने कहते चला गया, तो वो भी क्या है विरोधियों के बारे में निंदा की ही बातें बताते चला गया। मेरे विरोधियों के बारे में ये लेखक ये जो का है बताते गए, जैसे कि मशीन के अंदर लकड़ी को डालते समय लकड़ी क्या है चीर के आगे भाग हो जाता है, उसी प्रकार उन्होंने निंदा के बारे में बताते गए, क्योंकि उसके पास कैटलॉग है निंदा के बारे में। तो मुझे भी आनंद हुआ, दूसरों के बारे में निंदा करते समय मुझे भी खुशी लगा। लेखक कहते हैं किस प्रकार खुशी लगा, दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। किस प्रकार मुझे आनंद मिला, लेखक कहते हैं मुझे बहुत आनंद मिला निंदा करते, मेरे विरोधियों के बारे में निंदा करते गया मेरा दोस्त, मुझे बहुत आनंद हुआ, मुझे बहुत खुशी हुआ। किस प्रकार मुझे आनंद का भास हो गया कि युद्ध में जो सैनिकों ने युद्ध करते समय उनका जो सिर क्या हो जाता है कट करके नीचे गिरते जाता है, तब तो एक दुश्मन क्या मरते जाते हैं रण क्षेत्र में, तब योद्धा को ऐसा ही सुख मिलता है कि मैं जीत गया, रणभूमि में मैंने जीत गया। जैसे कि दुश्मनों को सिर काटते युद्ध में योद्धा में काटते क्या सब सैनिकों को दुश्मनों को योद्धा ने मार दिया, तो योद्धा किस प्रकार आनंद होता है, उसे किस प्रकार की जीत का एक आनंद मिलता है, उसी प्रकार मुझे भी मेरे दोस्त के पास मिला है। उसी आनंद से मैं जी रहा था, उतना मैं खुश हो गया। बाद में मैं और का दोनों एक हो गए, वो भी निंदा करने के लिए आगे था, मैं भी उसके साथ जुड़ गया। लेखक और का दोनों बहुत गहरी दोस्ती हो गई, दोनों में बहुत मिलनसार हो गया था। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। तो क्या है, जितना भी निंदा के बारे में मेरा दोस्त ने कहा, लेकिन उसके बारे में मेरे दिल में कुछ भी मैल नहीं था, मेरे दिल में साफ था।
दोनों एक हो गए, हम दोनों क्या हो गए, एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदक का ऐसा ही भेद नाशक अंधेरा होता है। निंदा करने वालों का भी ऐसा ही है, रात भर चला जाता है, सुबह दूसरा ही टॉपिक निकाल लेते हैं। निंदा करने वालों को आदत ही, आज का जो हुआ है, व्यक्ति के बारे में बुराई बोलते बोलते रहना ही उसका काम है। रात हो जाता है, रात ढलने के बाद दूसरा दिन आ जाता है, तो दूसरे दिन क्या बुराई है उसमें, ऐसे ढूंढने का काम ही निंदकों को या बुराई ढूंढने वालों के लिए यही काम रहता है। तो 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। तो क्या है, दूसरों के बारे में बुराई करते बोलते जाएंगे तो क्या है, हमारे दिल को सुकून मिल जाता है। तो क्या है, असली में सुकून नहीं मिलता है, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में बुराई बोलते जाएंगे तब हमारी मन तो शांत हो जाता है। वो अच्छा नहीं है लड़का, वो अच्छा नहीं है लड़की, वो ऐसी है बोलेंगे तो जब हमारे मन में रहता है उसके बारे में विरोध भाव है, तो फिर भी विरोधी भाव उन्होंने बताया है तो पूरा हमें क्या लगता है, सही लगता है। विरोधी भाव को ही उन्होंने बताया है, इसलिए हमें भी बहुत आनंद मिलता है। विरोधी लोगों के बारे में बताते हम भी खुश हो जाते। यहाँ तक के लिए आज के लिए काफ़ी है। अगले कक्षा में हम अगले भाग को लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.